सर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस TYBAF सेमेस्टर 6 सब्जेक्ट इज़ इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्वेश्चन पूछा गया था अप्रैल 2023 में, क्वेश्चन नंबर 3B डिटर्मिनेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू एंड कस्टम ड्यूटी मिस्टर शंभू 15 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एसेसेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं और कस्टम ड्यूटी कैसे निकालते हैं, और पूरा एक रिकैप कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन दिया है मिस्टर शंभू इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम ए सिंगापुर सप्लायर बाय एयर। देखो ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है, एयर से कर रहा है और कहाँ से, शंभू है तो वो इंडियन ही रहेगा, सिंगापुर से मंगा रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है। He was contracted, which was contracted on CIF and actual importation. After a several negotiation, the prices agreed for negotiated price payable as follows. बहुत सारा negotiation हुआ, उसके बाद प्राइस डिसाइड हुआ। टेबल दिया है, देखो CIF वैल्यू दिया है 8000, ये है SGD सिंगापुर डॉलर, 8900 चेंज्ड प्राइस और नेगोशिएटेड प्राइस 8800। अब देखो इसमें तीन चीज़ दी है, अब कौन सा लेने का वो हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये टेबल फ्रेट दिया है, इंश्योरेंस ये तो आता ही आता है। फिर इसके बाद नीचे दिया है कमीशन टू लोकल एजेंट वाज पेड 1% ऑफ FOB इन सिंगापुरियन डॉलर, कमीशन दिया है। तो आपको मैं बता दूं, पहला बाइंग कमीशन नहीं आता है, लोकल एजेंट को पे किया वो आ जाएगा, लॉजिक भी बताऊंगा, लेकिन अभी दिस वुड बी द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, आंसर में आएगा। फिर देखो यहाँ पे कुछ रेट्स दिए हैं, ड्यूटी दी है, वो मैंने आपको बताया था कि कैसे करना है। अगर आपको रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है तो वो CBIC का लेने का, और कौन सी डेट का लेने का, बिल ऑफ एंट्री, तो आपका रेट हो जाएगा 51। और अगर आपको BCD का रेट लेना है, रेट ऑफ ड्यूटी, तो दोनों डेट में से, डेट ऑफ अराइवल और डेट, इसमें से जो बाद में होगा वो लेने का। तो बाद में क्या है, 25 अक्टूबर, तो ये वाला आएगा। तो 51 10%, ये याद रखने का। आगे इन्फॉर्मेशन दिया है, कंप्यूट द एसेसेबल वैल्यू एंड कस्टम ड्यूटी पेएबल। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ बेसिक पता होनी चाहिए एसेसेबल वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो इसकी बेसिक है ये, पहला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्स फैक्ट्री प्राइस आता है, मतलब कोई भी माल आप बनाते हो उसका कॉस्ट, मैन्युफैक्चरर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है, तो जो भी प्रोडक्ट का खर्चा, जो भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होगा दैट इज़ द एक्स फैक्ट्री प्राइस। तो फैक्ट्री में माल बन रहा है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और उसका प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे, एक्स फैक्ट्री प्राइस बनेगा। एक्स फैक्ट्री प्राइस का मतलब है फैक्ट्री में माल बन के तैयार है, फैक्ट्री के बाहर खड़ा है वो माल, और वो माल को यहाँ पे नहीं बाहर भेजना है या बाहर से लाना है, जो भी है, मतलब आपको ये याद रखना है कि ये माल बाहर जाने वाला है, बाहर से आने वाला है। तो फैक्ट्री के बाहर खड़ा रह गया, अब फैक्ट्री के बाहर खड़ा है तो डायरेक्टली US चला जाएगा क्या, या US से सिंगापुर से सीधा इंडिया में आ जाएगा, नहीं ना। तो वहाँ से वो उसके फैक्ट्री से वो पोर्ट ऑफ शिपमेंट पे जाएगा या एयरपोर्ट पे जाएगा, बराबर है। तो उसके लिए उसको लोकल फ्रेट और लोकल टैक्स भरना होगा। तो लोकल फ्रेट और लोकल टैक्स भरो एक्स फैक्ट्री प्राइस में, तो आपको आएगा फ्री अलॉन्ग साइड FAS। इसका मतलब होता है रेडी फॉर शिपमेंट, क्योंकि आप जैसे ही लोकल फ्रेट और लोकल टैक्स भर दोगे तो आपका माल फैक्ट्री से उठ के कहाँ पे चला जाएगा, पोर्ट पे चला जाएगा, एयरपोर्ट पे चला जाएगा। तो दैट इज़ रेडी फॉर शिपमेंट। आ गया पोर्ट पे माल, आ गया एयरपोर्ट पे माल, अब इसको क्या करने का, लोड करने का। भाई शिप में लोड करो या एयरपोर्ट पे, एयरप्लेन पे लोड करो, इसलिए लोडिंग चार्जेस पे करो और एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करो। तो जैसे आपने लोडिंग और एक्सपोर्ट ड्यूटी पे किया फ्री अलॉन्ग साइड में, तो आपको मिलेगा फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब है गुड्स आर प्लेस्ड ऑन कन्वेंस, कन्वेंस मतलब एयरप्लेन और शिप, इसमें माल जा चुका है। अब माल जा चुका है तो बस रवाना होने की देरी है। अब रवाना तब तक नहीं होगा जब तक उसका इंश्योरेंस ना ले लो, क्योंकि भाई रिस्की काम है ना, इंडिया के बाहर माल जा रहा है या बाहर से इंडिया में आ रहा है तो रिस्की है। पानी में है, कोई शार्क खा गई या पानी में डूब गया, बर्मुडा ट्रायंगल आ गया, कुछ भी हो सकता है। तो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। फ्रेट है, अब इंश्योरेंस लिया है, फ्रेट भी लेना पड़ेगा। फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे माल जा रहा है तो वो, तो ये दोनों खर्चा ऐड करो तो आपका आएगा CIF। तो कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट, ये हो गया। समझ में आया? ये मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ जहाँ जहाँ ये टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो जिससे क्या क्या आपका भी रिवीजन हो जाएगा। फिर देखो रेट ऑफ एक्सचेंज मैंने बोला था CBIC का लेने का, और जिस दिन आपने बिल प्रेजेंट किया उसी दिन का रेट लेने का। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, कैसे याद रखने का, आपने सामने वाले को बिल दिया तो वही टाइम पे आपका एक्सपेक्टेशन है ना कि भाई पैसा दो,
तो वही टाइम पे आपने जब बिल प्रेजेंट किया, वही टाइम पे जो रेट चलेगा, $1 इज इक्वल टू 1 सिंगापुरियन डॉलर इज इक्वल टू दिस मच, तो वो रेट ले लेने का। लेकिन ड्यूटी लगाने की जब बारी आएगी, रेट ऑफ ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लगाने की बात जो आएगी, तो डेट ऑफ एंट्री लेने का और डेट ऑफ अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट या शिप जो भी होगा, विच एवर इज लेटर ऑन। लेटर ऑन मतलब पता चल सके एक्चुअल में माल कितना है, तो माल कितना होगा उसके ऊपर रेट ऑफ ड्यूटी लगाएंगे। बिल में आपने 100 किलो दिखाया, माल आया 120, तो 100 पे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो दोनों में से जो चीज़ बाद में होगी वो करने का। देखो डेट ऑफ एंट्री के टाइम पे आपने 80 किलो दिखाया, अराइवल पे के टाइम पे आपने 120 दिखाया। अगर 80 पे मार देते तो आपको 120 मतलब 40 किलो के ऊपर लॉस हो जाता गवर्नमेंट को। लेकिन आपने बिल ऑफ एंट्री में समझो दिखाया आपको कितना, 1,20,000 दिखाया, सॉरी 120 किलो दिखाया, और जब एयरक्राफ्ट आया तो उसमें 100 किलो ही निकला। तो आपका भी तो फायदा है ना कि बिल में आपने 120 दिखाया लेकिन एक्चुअल में सिर्फ 100 किलो आया, तो 100 किलो पे गवर्नमेंट टैक्स मारेगी ना, तो आपका भी फायदा है। तो दोनों में से जो बाद में होता है वो डेट की रेट ऑफ ड्यूटी लेने का, कस्टम ड्यूटी लेने का। ठीक है। फिर देखो इंश्योरेंस चार्जेस अगर नहीं दिया होगा, अगर दिया है तो उतना ही लेने का, नहीं दिया होगा तो जितना दिया है उतना लो, नहीं दिया है तो 1.125% ऑफ एफओबी लेने का। एफओबी में मतलब ये वाला पार्ट। फिर देखो गुड्स इंपोर्टेड बाय एयर, एयर से रहेगा तो एफओबी का 20% को एक्सीड नहीं होना चाहिए फ्रेट, राइट। तो कैलकुलेट करके देखेंगे, अगर ज़्यादा है तो उतना ही लेने का 20%, अगर कम है तो जितना दिया है उतना लो। बाइंग कमीशन इज़ नॉट पार्ट ऑफ एसेसेबल वैल्यू, बाइंग कमीशन नहीं आता है, बाइंग कमीशन नहीं आता, लेकिन ये लोकल कमीशन आएगा। अब कन्फ्यूजन बच्चे लोग को बहुत होता है, यार ये बाइंग कमीशन और ये तो सिंपल सिमिलर दिख रहा है। सबसे पहला बाइंग कमीशन जो होता है ना, एकदम सिंपल है। बाइंग कमीशन क्या होता है, अभी तक ट्रांजैक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, बराबर है। अगर समझो शंभू को कोई गुड्स इंपोर्ट करना था सिंगापुर से, उसको माल ही नहीं मिल रहा है, तो उसने किसी एजेंट को हायर किया, भाई मेरे को ये माल अरेंज करा के दे, ये माल मुझे मिल ही नहीं रहा है। तो वो एजेंट बोलता है ठीक है मैं आपको एक सप्लायर दे दूंगा, मेरा कमीशन दे देना। बोला ठीक है। तो अभी तक माल जो है, जिस गुड्स के बारे में डीलिंग हो रही है, वो गुड्स एग्जिस्ट ही नहीं है, उसने सिर्फ आपको एक सप्लायर अरेंज करके दिया। तो उस टाइम पे जो कमीशन पे करेंगे तो वो एसेसेबल वैल्यू का पार्ट होगा ही नहीं, क्योंकि गुड्स तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, गुड्स एग्जिस्टेंस आएगा बाद में। आ रही है बात समझ में। लेकिन ये जो कमीशन टू लोकल एजेंट पे कर रहा है, ये गुड्स एग्जिस्टेंस में आ जाता है, उसके बाद आप लोकल एजेंट को कमीशन पे करते हो, लाइक क्लियर करने के लिए गुड्स, ये गुड्स कहीं अटके नहीं उसके लिए। तो उस टाइम पे ये चीज़ आपको आपके एसेसेबल वैल्यू में ऐड करनी होगी। तो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस कि बाइंग कमीशन को नहीं लेते और लोकल कमीशन जो होगा वो लेते हैं। समझ में आया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आपने पूरा समझ लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले भाई जो बंदा है उसका नाम लिखो, वरना बुरा मान जाएगा। शंभू लिख दिया, कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू कस्टम ड्यूटी। यहाँ से दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं है, जो दिया होगा, ये प्रशांत नहीं है शंभू है, एसेसेबल वैल्यू निकालो, कस्टम ड्यूटी निकालो, यही कॉपी कर लेना है। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट करके लिख लेना है। अब देखो स्टार्ट कैसे करना है, तो क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, बराबर है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन आपको इन आंसर में सीधा CIF दिया है। देखो CIF दिया है। अब याद रखना, सबसे पहला ये एयर का क्वेश्चन है, एयर के क्वेश्चन में, राइट, एयर का क्वेश्चन है, कोई भी अगर CIF दिया है तो CIF पहले लिखने का, ठीक है, CIF पहले लिखने का। देखो CIF लिखा और कितना अमाउंट है वो लिखने का। क्यों बताता हूँ। अब सबसे पहले डिसाइड करो, कॉन्ट्रैक्टेड है, चेंज है, नेगोशिएटेड। तो हमेशा नेगोशिएटेड प्राइस लेने का, क्योंकि कुछ भी हो, कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो, चेंज कुछ भी हुआ, नेगोशिएटेड जिस चीज़ पे आप डील कर रहे हैं एक्चुअल में जो पे करोगे वो लेने का, इसलिए 8,800 लिखा। फिर इसके अंदर क्या होगा, ये फ्रेट और इंश्योरेंस, तो ये वाला पार्ट, तो ये दोनों पार्ट कट गया। हाँ, अब ये वाला, तो ये 600 और 500 है। अब ये दोनों चीज़ क्या किया था ना आपने, एफओबी के अंदर ये चीज़ें लेस की थी, 600 भी लेस किया था, 500 भी लेस किया था, जब जाके ये आया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों को। ये देखो ऐड किया, और ऐड करने के बाद आपको आ जाएगा एफओबी। अब बोलेंगे सर ये क्यों किया ऐसा, ये इसीलिए किया क्योंकि सबसे पहली बात ये एयर से है, और एयर में क्या होता है पता है ना, ये 20% को एक्सीड नहीं करना चाहिए फ्रेट। तो फ्रेट अगर ऑलरेडी माइनस हुआ होगा इसमें, क्योंकि CIF वैल्यू लिया तो माइनस हुआ रहेगा, तो क्या पता गलत माइनस किया, तो हम लोग वो कैलकुलेट करके देखेंगे, इसीलिए ऐड करने का।
ठीक है, तो देखो एफओबी वैल्यू आ गया। अब एफओबी के अंदर आप एक एक करके पहला ले लो फ्रेट। तो फ्रेट कितना है, मैक्सिमम 20% ऑफ एफओबी, तो 20% कितना आता है 9,900। देखो आया ना 9,900 का 20% तो आएगा 1,980। लेकिन एक्चुअल में फ्रेट कितना था, एक्चुअल में फ्रेट आपका सिर्फ 600 था। ये देखो दिया है 600, तो 600 है, तो 600 है मतलब मैक्सिमम 1980 मिलता था। 600 तो 600 बराबर है 600 ही लेने का। ठीक है, फिर दूसरा देखो इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस तो दिया है ऑलरेडी, एक्चुअल दिया है। अगर नहीं दिया होता तो क्या करने का, 1.125% लेने का एफओबी का। तो लेकिन दिया है ना, जो दिया है वही लेने का, नहीं दिया होता तो निकालते, बराबर है। अब इसके नीचे अब आपको एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, कमीशन टू लोकल एजेंट। अब बोलेंगे सर आप फॉर्मेट जब से एक्सप्लेन कर रहे हो इतने टाइम से, इसके अंदर इंश्योरेंस और फ्रेट ही हो, जब जाके सीआईएफ आएगा, ये थर्ड आइटम आपने यहाँ पे लोकल कमीशन क्यों कर दिया। तो सबसे पहली बात ये ऐड होगी, ये तो पता है। अब यहाँ पे देखो ना क्वेश्चन में ही दिया है इट इज़ 1% ऑफ एफओबी, तो मैं एफओबी के नीचे ही लिखूंगा ना। तो 1% ऑफ एफओबी, तो 9,900 का 1% 99 आएगा। तो आपका जो सीआईएफ वैल्यू बनेगा वो बनेगा कुछ ये 11,099। समझ में आया। तो देखो पहले सीआईएफ कितना था 8,800, तो ये आपका बन गया एसजीडी। समझ में आया क्या, यस और नो, समझा इतना। अब सीआईएफ जैसे आ जाता है ना, तो सीआईएफ आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको लेना है रेट ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि ये सिंगापुरियन डॉलर है और अपने को इंडियन में चाहिए, बराबर है। तो इंडियन में चाहिए, तो यहाँ पे आप रेट डालोगे, तो रेट कितना डालोगे आप 51। अभी बताया था कैसे करने का, क्वेश्चन में जब रेट लेंगे, रेट ऑफ एक्सचेंज सीबीआईसी का लेने का, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल लेने का। तो देखो सीबीआईसी मतलब ये वाला तो लेंगे ही नहीं, इसमें दो दिया है, कौन सी डेट का लेने का, बिल ऑफ एंट्री। तो बिल ऑफ एंट्री ये है, सीबीआईसी ये है, उसका रेट है 51। तो 51 देखो उठा के ले लिया, यहाँ पे 51 लिखो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो सीआईएफ इन रुपीज़ आ गया 5,66,049, बराबर है। अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी लेना पड़ेगा 10% और 12%। अब 10 लेंगे कि 12 लेंगे, तो रेट ऑफ ड्यूटी के लिए मैंने बताया था डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑफ अराइवल विच एवर इज़ लेटर ऑन, दोनों में से जो बाद की डेट है वो लेने का। तो चेक करते हैं, तो देखो बिल ऑफ एंट्री 25 तारीख, अराइवल 22 तारीख, दोनों में से बाद में कौन सा हो रहा है 25, तो 25 का रेट कितना है 10%। तो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे लिखोगे बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, आ गया। तो निकाल लो 5,66,049 का 10%, तो 56,6049। अब इसके अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा एक एस किसका लगता है, बीसीडी का लगता है। बोलेंगे सर ये तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। एस बाय डिफ़ॉल्ट आपको 10% लगाना पड़ेगा, जैसे इनकम टैक्स में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, ठीक है। तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा इसका, इन दोनों को ऐड करो। अब ये तीनों को ऐड करना है, आंसर आ जाएगा आपका इतना। अब ये नीचे देखो कस्टम ड्यूटी पेबल, तो इन दोनों का टोटल लिख दिया 62,265। ये 15 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।